हाँ जी, 12th क्लास स्टूडेंट्स, बेटा वेलकम अगेन जी। तो यार थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म खत्म किया हमने। रिलैक्स वे में कराया यार, शुरू में काम खींचा था, लास्ट में थोड़ा आप लोगों को रिलैक्स रखा, रिलैक्स कि ठीक है काम कवर अप करने का आपको क्या मिल जाए, टाइम मिल जाए। अब बेटा नेक्स्ट यूनिट जो कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, अब ये रिलैक्स होने वाली नहीं है यार, ये एक बड़ी यूनिट है, फिर से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव दोनों हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ यूनिट, जिसको मैं फोर्थ यूनिट कहता हूं। तो ये फोर्थ यूनिट बनती है बेटा, पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरी करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा एमईसी यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, और चौथी है ईएमआई एंड एसी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे हम, ईएमआई एंड एसी। दो पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी दो चैप्टर होंगे इसमें, और अगला चैप्टर जो आएगा वो आएगा एसी। स्टार्टिंग हमने कहां से करनी है, ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से स्टार्टिंग देनी है हमने इसकी। तो अपने पास ये जो यूनिट है बेटा बड़ी यूनिट है। फिर वही बात कि वैसे नॉर्मली 8 नंबर की यूनिट होती है, अब इस बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से अभी आई नहीं है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वही रहेगी शायद, बस टॉपिक्स बीच बीच में से कुछ कटे हैं। अच्छा, जो टॉपिक कटे होंगे फटे होंगे हमने वो नहीं देखने, हम अपनी तरफ से सारे एक बार खींचेंगे बेटा, काम आने हैं वो, कहीं ना कहीं से छोटे मोटे क्वेश्चन बनकर आने हैं, क्योंकि टॉपिक अगर कोई हमने छोड़ दिया तो कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं आएगी, और जो टॉपिक सिलेबस में है ना उनसे भी जब रिलेटेड क्वेश्चन निकल कर आएगा वो रुक सकता है हमारा। तो जी अगली यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि नॉर्मली 8 मार्क्स की होती है, बड़ी यूनिट में आती है। हाँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, न्यूमेरिकल टाइप है, कंसेप्चुअल टाइप है, डेरिवेशन भी इसमें आएंगी खूब सारी, तो धीरे धीरे करके करते रहेंगे। तो यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी का बेटा पहला पार्ट मान लो हमने स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट कर दिया मान लो मैंने, ले भैया आज क्या स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट हो गया। अब पॉइंट ये है कि अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या चीज। यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट ये है कि ऑस्टेड नाम का साइंटिस्ट ये बता गया कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। अभी उसने आगे की बातें बतानी थी, बाकी साइंटिस्ट टूट पड़े कि भाई इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये होता है, वो होता है, इस बात पे डिपेंड करता है, बायस्ट्रैड, एम्पियर, ये वो, इन्होंने अपने अपने कुछ ना कुछ बता दिया। अब जब बताने के लिए कुछ नहीं बचा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट में, तो उसमें कुछ साइंटिस्ट रह गए, वो कहते यार इन सबका तो नाम हो गया, ऑयस्टेड का नाम हो गया, हर किताब में इसका नाम छपेगा, बायस्ट्रैड का छपेगा, हम तो पीछे रह गए, हम क्या करें, इसमें तो कुछ निकल ही नहीं रहा, अब सब कुछ तो बता दिया इन्होंने। तो इस चक्कर में ना ये कुछ साइंटिस्ट है उल्टा सोचने लगे, उल्टा कहते यार करंट के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट क्यों नहीं हो सकता। अब उस खोजबीन में ये लग गए, खैर कामयाबी भी मिली। अब वो कैसे कामयाबी मिली, किसको मिली, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले हमें एक टॉपिक करना पड़ेगा यार, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहले उसी को निपटाते हैं, 20-25 मिनट मैग्नेटिक फ्लक्स के कंसेप्ट में ही लग जाएंगे। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का बेटा कंसेप्ट क्लियर होगा ना तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर होगी। तो कैसे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज हुई, देखो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक है, और इंडक्शन इंड्यूस से हो गया। मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर करंट इंड्यूस हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर करंट इंड्यूस हो जाए तो उसको हम कह देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आ रहे हैं बेटा 20-25 मिनट, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंसेप्ट आ रहा है अपने पास, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक
फ्लक्स। अब पहले ये निपटा दें, मैग्नेटिक फ्लक्स निपटाएंगे ना तभी आगे की बात प्रॉपर बनेगी अपनी। यार जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती थी वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगी। क्या चीज है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्या थी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। अब अगर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आ चुकी हैं। इतना पढ़ ही रहे हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट आ गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स का तो आएगा ही आएगा। तो क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स? इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली ही कहानी है। तो ये क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड lines passing a crossing a area normal to its surface। बेटा सरफेस के नॉर्मल जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही होंगी उसको हम क्या कह देते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कह देते हैं। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपली फाई से डिनोट करनी है। यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी फाई से करते थे, इसको भी फाई से करेंगे। अगर तो यार दोनों एक साथ मिल जाएं तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको मैग्नेटिक बोलना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रिक बोलना पड़ेगा। लेकिन अब इस चैप्टर में तो हमें पता है ना मैग्नेटिक पढ़ रहे हो तो फाई के साथ एम नहीं लगाऊंगा मैं। समझो तुम्हारी क्लास में दो बच्चे हैं, एक है नमन शर्मा और दूसरा है नमन वर्मा। अब भाई अगर दोनों ही एक ही क्लास में हैं तो बोलते वक्त बोलना पड़ता है नमन शर्मा नमन वर्मा, नहीं तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ये नमन वर्मा दूसरी किसी क्लास में है, एक क्लास में नमन नाम का एक ही बच्चा है, तो नमन 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 ही बोलते रहो, काम चल जाता है, शर्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर दोनों हो तो फिर दोनों इकट्ठे बैठे हैं एक ही क्लास में, अटेंडेंस लेने वक्त भी नमन शर्मा नमन वर्मा बोलना पड़ता है। अकेला होगा तो नमन बोलने से काम चल जाएगा। तो वही पॉइंट यहां पर है यार, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट हमने किससे करना है? फाई से करना है। दोनों के लिए सिंबल क्या यूज करना है? फाई ही यूज करना है। अब इस चैप्टर में क्लियर है ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, यहां कहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आ रही है। तो इसलिए मैं सिर्फ फाई ही लिख दिया करूंगा। अदरवाइज अगर दोनों इकट्ठे आ जाए फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ई लगा लो, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एम लगा दो, फाई एम फाई ई। तो अगली बात है यार मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट कैसे करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। अब फिर वही बात कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में से कितनी पास कर रही हैं, ये पहली बात किस पे डिपेंड करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो ज्यादा फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, ज्यादा क्लोज होंगी तो ज्यादा पास करेंगी। और किस पे डिपेंड करेगी? एरिया पे भी फिर डिपेंड करेगी। जितना एरिया ज्यादा होगी उतनी फ्लक्स क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। लेकिन तीसरी बात, एंगल का भी चक्कर होता है भाई। एंगल का चक्कर तो अब पड़ेगा आपको पता है। एंगल का भी इसमें चक्कर होता है, क्योंकि अगर मान लो कि अगर बेटा एरिया ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो ये सारी की सारी इसको क्या करते हुए जाएंगी? क्रॉस करते हुए जाएंगी, फ्लक्स मैक्सिमम आएगी। लेकिन अगर ये एरिया ऐसे पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल और फील्ड लाइन भी कैसे जा रही है? हॉरिजॉन्टल जा रही हैं, तो यार ये तो उसके ऊपर और नीचे से निकल जाएंगी। फील्ड भी है एरिया भी है, दोनों है, फिर भी फ्लक्स कितनी आएगी?
0। यहां पे फील्ड है, एरिया है, लेकिन एंगल का भी बड़ा रोल है। कुछ ऐसे रखी हुई है कि सारी फील्ड लाइन इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस करते हुए जा रही है, तो इसके थ्रू कुछ ना कुछ फ्लक्स आएगी। इसमें तो सारी ऊपर नीचे से निकल के ऐसे पड़ी हुई ना, हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइन ऊपर से निकल गई, नीचे से निकल गई, इसकी फ्लक्स कितनी आएगी? 0 आएगी। तो फिर वही बात, मैग्नेटिक फ्लक्स में एरिया का कंसेप्ट तो फिर आएगा ही आएगा, और एरिया आएगा तो एरिया के एंगल का भी आएगा। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले केस में पढ़ा हुआ है कि जो एरिया है ना बेटा, उसको क्या मान लेते हैं हम? एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं या मान लेते हैं। अगर एरिया वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ लिखते हैं? नॉर्मल टू इट्स सरफेस। बेटा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम किस तरफ लेते हैं? नॉर्मल टू इट्स सरफेस। अगर ये एरिया ऐसे पड़ा हुआ है तो इसका नॉर्मल किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। इसका नॉर्मल जा रहा है ऊपर की तरफ। अगर ये ऐसे पड़ा हुआ है तो इसका नॉर्मल जा रहा है कुछ इस तरफ। अब सोच के देखो, इस केस में ये एरिया का नॉर्मल है, यानी एरिया की डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। और इस केस में देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है, एरिया की डायरेक्शन ऊपर है, यानी नॉर्मल ऊपर है। यहां एंगल कितना है? 90 डिग्री। समझो जरा बात को, जब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है, उस वक्त फ्लक्स आ रही है, देख बढ़िया आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। और जब एंगल 90 डिग्री है तब फ्लक्स नहीं आ रही, ऊपर से निकल रही है, नीचे से निकल रही है। यानी 90 वाले केस में फ्लक्स नहीं आ रही, फ्लक्स 0 है। इस वक्त फ्लक्स कितनी है? 0। इस वक्त फ्लक्स कितनी है? मैक्सिमम। अब मैं बोल रहा था एंगल के साथ इन्वॉल्वमेंट लानी है। एंगल के साथ, एंगल सिर्फ ऐसे थीटा लिख के नहीं लाते होते, एंगल के साथ इन्वॉल्वमेंट आमतौर पे कॉस साइन इस टर्म्स में आती होती है। अब आप देख पा रहे हो 0 वाले केस में मैक्सिमम आ रही है, 90 वाले केस में मिनिमम आ रही है। तो अगर आप थीटा की इन्वॉल्वमेंट लेकर आ रहे हो तो समझ रहे होगे कॉस से आएगी, कॉस से, क्योंकि कॉस 0 मैक्सिमम वैल्यू देता है। 0 पे मैक्सिमम आ रही है ना, और कॉस 90 0 वैल्यू देता है। 90 पर 0 आ रही है ना, दैट मीन्स फ्लक्स जो है बी पे तो डिपेंड करती है, एरिया पे भी तो डिपेंड करती है यार, एंगल पे भी डिपेंड करती है। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल, और एंगल डायरेक्टली थीटा नहीं लिखते होते, उसको कॉस साइन के टर्म्स में लाना पड़ता होता है। यहां पे अब सिचुएशन कह रही है कि ये कॉस ही आएगा। ओके, इसको मिला दोगे तो ये बन जाएगा फाई इज प्रोपोर्शनल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा, और इसको मिला दोगे तो ये बी ए कॉस थीटा बनेगा। अब ये ना कहना सर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी लगाओ, भैया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहां पर 1 ही है। ओके जी, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहां पर हमने 1 ही रखना है। फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 है, यही आपका क्या बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। बच्चे बी वेक्टर क्वांटिटी, ए बी वेक्टर क्वांटिटी, ए की डायरेक्शन पहले भी बात हुई है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी डायरेक्शन किधर लेनी है हमने? नॉर्मल टू इट्स सरफेस। तो ए की डायरेक्शन किधर लेनी है? नॉर्मल टू इट्स सरफेस। अब ये दोनों की दोनों कैसी क्वांटिटी हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। अब दोनों बेटा अगर वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एंगल थीटा है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे इसको हम बी और ए का, ये दोनों वेक्टर तो हैं ही हैं, डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। अब डॉट प्रोडक्ट है, इस हिसाब से बेटा ये स्केलर क्वांटिटी आएगी। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इस हिसाब से ये स्केलर क्वांटिटी आएगी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी आएगी तो लिख लो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी यूनिट बना लो यार। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से इसकी यूनिट क्या बनेगी? टेस्ला मीटर स्क्वायर। या इसकी यूनिट क्या बनेगी? सीजीएस में गॉस
सेंटीमीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर या गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, मगर इसको टेस्ला मीटर स्क्वायर कम और एक स्पेशल नाम से ज्यादा पुकारा जाता है, दैट इज कॉल्ड वेबर। अगर मैं इसकी बेटा ऐसे ही में यूनिट लिखूंगा तो इस टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही क्या लिखते हैं हम, वेबर लिखते हैं। वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या लेनी है हमने, वेबर। ज्यादा नाम वेबर का चलता है, ठीक है जी। ऐसे ही गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर की बजाय ज्यादा नाम मैक्सवेल का चलता है। तो याद रखना इसकी ऐसा यूनिट वेबर और सीजीएस यूनिट मैक्सवेल होती है। अब सब साइंटिस्ट लोगों को भैया बढ़िया इज्जत दे रखी है, सबके साथ प्रॉपर मतलब फेयर डील की हुई है, किसी को नहीं मुझे लगता छोड़ा। कहता यार तू रह गया, ले तेरे नाम पे सीजीएस यूनिट मैक्सवेल, तू रह गया था, अच्छा तेरे नाम पे फ्लक्स की यूनिट रख देते हैं, तो किसी को नहीं छोड़ा। तो ये सारे साइंटिस्ट लोगों के नाम हो, तो टेस्ला गॉस उधर हो गए, अब वेबर मैक्सवेल को इधर एडजस्ट कर दिया, तो सबको एडजस्ट किया हुआ, सबका सम्मान किया है भाई। तो ये सब साइंटिस्ट लोगों के नाम है, वेबर मैक्सवेल टेस्ला गॉस सब। ओके जी, तो बात क्या चल रही थी, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू B इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके जी, तो अगली बात यार यहां से और देखो कि फ्लक्स इक्वल टू BA कॉस थीटा। कॉस थीटा मान लो हमने, यूनिट नहीं ना होती उसकी, मैं यूनिट निकाल रहा हूं, इग्नोर की। तो B इक्वल टू फाई बाय ए भी लिखा जा सकता है। अब कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड को हमने फ्लक्स डेंसिटी भी बोला होगा। अब इसको फ्लक्स डेंसिटी इसलिए बोला होगा क्योंकि ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या है, एरिया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जैसे करंट डेंसिटी होता था ना, करंट पर यूनिट एरिया, वैसे फ्लक्स डेंसिटी होगी फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ही मैग्नेटिक फील्ड है, दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड को कभी कभी फ्लक्स डेंसिटी भी कहा होगा हमने या कहते हैं। ओके जी, इस हिसाब से बेटा मैग्नेटिक फील्ड यानी टेस्ला की जगह पर इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी यूज किया होगा या करते ही है। तो एक टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर एक ही बात है। ओके जी, उधर गॉस या फिर मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है, गॉस या मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही बात है, क्योंकि गॉस इक्वल टू मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बाकी टेस्ला और वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन हो सकती है, 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। तो यार मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड चीजें करते रहना। ओके, बड़ा इंट्रोडक्टरी सा कंसेप्ट है, जरूरी है, 15-20 मिनट इस पे लगाने पड़ते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एरिया जो है नॉन यूनिफॉर्म सा है, अगर तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल हर जगह क्या रहे बेटा, सेम। अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हर जगह क्या रहे, सेम रहे, तो फाई इक्वल टू BA कॉस थीटा से काम चल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि एरिया अलग अलग हो जाता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सा एरिया, एंगल में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में आपको पता है कि आप फिर छोटी सी फ्लक्स लिखते होते थे डी फाई। ओके, तो अगर सिचुएशन ऐसी है कि एरिया में चेंज आ रहा है, मान लो ये यही सिचुएशन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे जा रहा है। अब बेटा यहां पे हर जगह पर फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल सेम नहीं ना आएगा। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो यहां पर फील्ड इस तरफ है और नॉर्मल इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 0 देखो बन रहा है।
अगर मैं यहां पे टॉप की बात कर रहा हूं तो नॉर्मल ऊपर जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल 90 बन रहा है। भाई यहां पर जा रहा है नॉर्मल, इधर लोगे, फील्ड इधर है, ये एंगल ग्रेटर देन 90 बन रहा है। यहां पर देखोगे तो ये स्थिति आ जाएगी, नॉर्मल पीछे की ओर आ गया, फील्ड तो उधर ही है, एंगल 180 डिग्री बन रहा है। तो कुछ भी हो सकता है यार, यहां ग्रेटर देन 90 बन रहा है, अगर यहां पर लोगे तो फील्ड इधर है, नॉर्मल देखो इस तरफ जाएगा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस लेना होता है ना, तो यहां पे लेस देन 90 डिग्री बन रहा है। तो बेटा अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको पता ही है, फिर आप पूरी फ्लक्स इकट्ठे नहीं ना लिखोगे, आप पहले छोटा सा एरिया जो ले रहे हो पूरी की निकाल ही नहीं सकते भाई, तुम छोटे से पोर्शन की निकालोगे तो उसकी फ्लक्स लिखोगे d5। अब वो क्या लिखोगे, b तो चलो लिखोगे, साथ में क्या लिखना पड़ेगा, ds लिखोगे। देखो एरिया जो होता है उसको a से डिनोट करते हैं, तो छोटे एरिया को da लिख सकते थे। यहां पे s फॉर सरफेस एरिया, तो एरिया के लिए हम a भी यूज करते हैं बेटा, नॉर्मली s भी यूज करते हैं। a मतलब एरिया, s फॉर सरफेस एरिया, एक ही बात है। फ्लक्स के केस में एरिया का मतलब सरफेस एरिया ही होता है, फ्लक्स के केस में बच्चे एरिया का मतलब सरफेस एरिया होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स वाले केस में भी तुमने s से नोट किया हुआ है। तो d5 इक्वल टू b डॉट ds ऐसे लिख सकते हो। टोटल फ्लक्स फाइंड करनी हो तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट ds, बाकी ये यूज होता रहेगा, यूज आपका होता ही रहेगा। अगली बात यहां पे और दिख रही है कि जो फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस वक्त खैर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात चल रही है, तो यार इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो। जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स होती है बच्चे, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। मैग्नेटिक फ्लक्स में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, में भी जीरो। अब देखो यहां की स्थिति जो है, यहां पे बी भी उस तरफ, आई भी उस तरफ, ये पॉजिटिव फ्लक्स आ रही है। यहां पे देखोगे तो फ्लक्स कैसी आएगी, नेगेटिव फ्लक्स आएगी, क्योंकि यहां पे cos 180 आएगा बच्चे, 180 की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जहां पर भी बेटा बी और एरिया वेक्टर के बीच में यानी नॉर्मल के बीच में एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बन रहा है, वहां नेगेटिव फ्लक्स आएगी। और जहां पे जिस पोर्शन पे एंगल लेस देन 90 डिग्री बन रहा है वहां पर पॉजिटिव फ्लक्स आएगी। ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा तो नेगेटिव फ्लक्स, लेस देन 90 डिग्री बनेगा तो पॉजिटिव फ्लक्स आएगी। तो फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अगर थीटा 90 से कम ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव हो जाएगी, थीटा ग्रेटर देन 90 चले गया नेगेटिव हो जाएगी, पूरा 90 हुआ तो फ्लक्स जीरो ही हो जाएगी। ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट तो अब चाहिए हमें। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स और जो बातें रह गई होंगी वो आती रहेंगी। सिंपल कहानी ये है साफ आसान भाषा में कि मैग्नेटिक फ्लक्स is equal to the number of magnetic field lines passing through a given area perpendicular to its surface। ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अगर फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं तो नेगेटिव फ्लक्स आएगी, अगर फील्ड लाइन सरफेस में से लीव कर रही हैं तो पॉजिटिव फ्लक्स आएगी। अपने भाई नोट्स में ये मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट अच्छे से लिखना, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के दम पर ही अगला सारा टॉपिक चलना है बेटा। बाकी अब इसके बाद वही कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहानी। तो बेटा अपनी बात चल रही थी यार मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले टॉपिक में मैग्नेटिक फ्लक्स की हमें जरूरत पड़ेगी, तुमने पहले थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लिया। अब आते हैं वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट पे। तो हम बात कर रहे थे कि ऑयस्टेड ये बता गया कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है जी, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया। बाकी बातें भी बता दी साइंटिस्ट लोगों ने, लेकिन कुछ ऐसे रह गए अब जो कुछ बता ना पाए, उनको लगा यार हम पीछे रह गए। अब उनमें से कुछ ये सोचने लग गए कि यार अब इसमें तो कुछ बचा नहीं है, कुछ और
कुछ नया कर कर देखते हैं। फिर वो उल्टा सोचने लग गए। अब उल्टा सोचने के चक्कर में वो ये सोचने लग गए कि अगर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट क्यों नहीं आ सकता। कई साइंटिस्ट्स इस खोज में लग गए कि यार मैग्नेटिक फील्ड के कारण अब करंट प्रोड्यूस किया जाए। अब उन साइंटिस्ट में से एक नाम आता है माइकल फैराडे का। ओके, फैराडे के नाम से हम उनको ज़्यादा जानते हैं। तो ही वॉज अ वेरी यंग साइंटिस्ट एट दैट टाइम। उस वक्त वो एक मतलब नया वो यंग साइंटिस्ट था। उसने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए जो आगे चलकर फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो स्टार्टिंग में स्टोरी है करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, और अब ये क्या करने जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट प्रोड्यूस करने जा रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर करंट प्रोड्यूस करना है तो उसने क्या लिया होगा, एक मैग्नेट। अब मान लो ये उसने क्या ले लिया, एक मैग्नेट ले लिया। मैग्नेट से क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर करंट प्रोड्यूस करवाना है तो करंट कैरिंग वायर चाहिए होगी। अब उसने करंट कैरिंग वायर ले ली, उसको एक लूप के फॉर्म में ले लिया। अब बेटा वायर आ गई तो चेक करना होगा ना वायर में करंट फ्लो हुआ भी या नहीं। अब वायर में करंट फ्लो को चेक करने के लिए इसके साथ एक क्या लगा लिया, गैल्वेनोमीटर लगा लिया। अब ऐसा कुछ सेटअप फैराडे जी ने लगा लिया और वेट करने लगे कि इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण, क्योंकि ये मैग्नेट जो है तो इसके आसपास इसका मैग्नेटिक फील्ड फैल जाएगा। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कॉइल में से, अब इसको कॉइल बोल दिया ना, क्लोज लूप हो गया, वायर नहीं, क्या बोल रहे हैं हम, कॉइल बोल रहे हैं। कोई करंट फ्लो हुआ कि नहीं हुआ, तो ये गैल्वेनोमीटर है। अगर इसकी नीडल बिल्कुल मिडल में है तो इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर ये डिफ्लेक्शन देगी तो राइट साइड भी दे सकती है, लेफ्ट साइड भी दे सकती है, कुछ भी डिफ्लेक्शन दे दी तो मान लिया जाएगा कि कुछ ना कुछ करंट फ्लो हुआ। तो यार फैराडे जी ने एक्सपेरिमेंट किया, ये मैग्नेट रखा, एक कॉइल रखी, वेट किया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। भाई उसने 1 घंटा वेट किया, 2 घंटे वेट किए, 4 घंटे वेट किया, पूरा दिन वेट किया कि यार कुछ तो करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद, वेट करने के बाद उसने बोला कि यार कुछ और करके देखते हैं, इसमें तो कुछ होने वाली बात नहीं लग रही है। अब अंत में जब उसने कहा कि यार सेटअप उठाते हैं, अब सेटअप उठाने के लिए पहले या मैग्नेट उठाया होगा या कॉइल उठाई होगी, या मैग्नेट हिलाया होगा या कॉइल हिलाई होगी। मान लो उसने पहले क्या उठाया, मैग्नेट। अब वो जैसे ही कॉइल पड़ी हुई है, मैग्नेट पड़ा हुआ है, अपने मैग्नेट को उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही उठाता है तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दे जाती है, हिल जाती है। वो फिर से रख देता है मैग्नेट को वहीं पर, कि सोचते यार मैग्नेटिक नीडल हिली थी, इसका मतलब करंट आया था। वो मैग्नेट को रख के कॉइल को फिर से देखता है, गैल्वेनोमीटर को फिर से देखता है, लेकिन नीडल कोई रिफ्लेक्शन नहीं देती है, वो बिल्कुल मिडल में रहती है। वो सोचता है शायद ये मेरे मन का वहम था, कल देखेंगे। लेकिन उसके मन में चलता रहता है यार वहम कैसे हो सकता है, वो नीडल तो हिली थी। वो अगले दिन फिर ये एक्सपेरिमेंट करता है, फिर से मैग्नेट रखता है, फिर से कॉइल रखता है, फिर से देखता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती। उसको लगता है यार सारा दिन वेट किया था, शायद शाम को होनी है। वो सारा दिन वेट करता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती। वो मान लेता है कि वो जो कल नीडल हिली थी वो वैसी हिल गई थी, या वो मेरे मन का वहम था। वो फिर से, पिछली बार शाम को उठाया था, इस बार रात को उठा रहा है, फिर से अपना सेटअप उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि छोड़ो यार कुछ नहीं होने वाला,
अब जैसे फिर से वो मैग्नेट उठाता है, जैसे ही मैग्नेट उठाता है नीडल हिलती है, वो फिर से रख देता है। उसके मन में आता है 2 बार वहम नहीं हो सकता, नीडल तो फिर से हिली है। उसका दिमाग खटकता है, वो इस बार वेट नहीं करता, वो कहता है ऐसे रखने से बात नहीं बन रही है यार। वो मैग्नेट को फिर से उठाता है, यार मैग्नेट को जैसे उठाता है नीडल फिर से डिफ्लेक्शन देती है। जब 3 बार हो जाता है ये डिफ्लेक्शन हो जाती है, तो दिमाग की बत्ती जल जाती है फैराडे की। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसको पता लग गया है तीसरी बार में कि यार नीडल तो हिल रही है, यानी करंट तो आ रहा है, लेकिन अब कैसे आ रहा है वो स्टडी करना पड़ेगा। वो फिर से मैग्नेट को रखता है, रख देने से वो देखता है कुछ नहीं होता, और मैग्नेट को जब वो मूव कर रहा होता है तब नीडल डिफ्लेक्शन दे रही होती है। फिर वो और चेक करता है कि मैग्नेट को थोड़ा कंटिन्यूसली मूव करता है। जब वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो नीडल डिफ्लेक्शन दे रही है। जब वो मैग्नेट को पास लेकर आता है तो नीडल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रही है, जब वो दूर लेके जाता है तो उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रही है। वो कई बार आगे पीछे मैग्नेट को करता है, नीडल ऐसे 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 हिलती है। अल्टीमेटली इस बात का तो विश्वास हो जाता है उसको कि जी मैग्नेट के मूव करने से करंट आ रहा है, मैग्नेट को आगे पीछे मूव करने से नीडल भी आगे पीछे हो रही है, यानी मैग्नेट को मूव करने से करंट आ जाएगा। हां, इन दोनों को ऐसे रखने से तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मैग्नेट को दूर लेके जाओ, पास लेके जाओ, दूर लेके जाओ या पास लेके जाओ, तो इसकी नीडल डिफ्लेक्शन दे रही है, करंट आ रहा है, यानी एक्सपेरिमेंट में अल्टीमेटली कामयाबी तो मिल गई। अब वो और सोचता है, क्योंकि लोगों को बताना है, सबको बताना है, तो एक्सपेरिमेंट कोई 1 या 2 दिन में नहीं हो जाते। ये तो पूरी कहानी हमने आपको 10 मिनट में सुना दी, शायद ऐसा होने में उसको कई साल, ऐसा इस कंक्लूजन तक पहुंचने में कई साल लग गए होंगे। उसके बाद वो आगे बढ़ता है, कहता है यार अब बताना तो पड़ेगा ना सबको, पूरी की पूरी स्टडी अच्छे से करनी पड़ेगी। अब वो स्टडी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं यार मैग्नेट को मूव करने से ऐसा क्या हो रहा है। फिर वो उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में कॉइल को मूव करता है और मैग्नेट को वहीं पड़े रहने देता है। कॉइल को मूव करता है, मैग्नेट को वहीं पड़े रहने देता है, मैग्नेट को रख के कॉइल को आगे या पीछे लेके जाता है। तो जब वो कॉइल को आगे पीछे लेके जाता है तब भी डिफ्लेक्शन हो रही है। अब उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि यार मैग्नेट और कॉइल को रखने से तो कुछ नहीं होगा, देयर शुड बी सम मोशन। अगर मैग्नेट या कॉइल का मोशन होगा तो करंट इंड्यूस हो सकता है या करंट प्रोड्यूस हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब यहां पे करंट क्योंकि काफी छोटा इंड्यूस हुआ, उसकी वैल्यू कम थी, तो प्रोड्यूस की बजाय यहां पे बेटा वर्ड क्या यूज होगा, इंड्यूस होगा, क्योंकि हमने करंट को क्या कर दिया, इंड्यूस करवा दिया विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी वायर में करंट को दूर से प्रोड्यूस करवा देने में फिर वर्ड क्या यूज होने शुरू हो जाते हैं, इंड्यूस, इसलिए यहां पे इंडक्शन वर्ड आएगा। तो बात क्या चल रही थी यार, मैग्नेट को मूव करो या कॉइल को मूव करो तो कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और कंक्लूजन देता है कि यार रखने से नहीं बात बनेगी, मूव करना पड़ेगा, मूव करने से मैग्नेट हो या कॉइल करंट प्रोड्यूस होता है। फिर वो आगे कहता है कि यार दोनों को मूव करके देखते हैं। जब वो इन दोनों को, मैग्नेट और कॉइल दोनों को मूव करता है सेम स्पीड से, तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होता। जब दोनों को ही मूव करता है तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होता। वो कंक्लूजन देता है यार मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन होना चाहिए दोनों के बीच में। दोनों के बीच में मोशन नहीं, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। क्योंकि अगर एक कॉइल स्टेशनरी थी, मैग्नेट आ रहा था तो करंट इंड्यूस हो रहा था, तो दोनों के पीछे रिलेटिव मोशन था। अगर मैग्नेट को स्टेशनरी रख के कॉइल को मूव कर रहे थे तो भी दोनों के पीछे में रिलेटिव मोशन था, करंट प्रोड्यूस या इंड्यूस हो रहा था। जब उसने दोनों को मूव कर दिया सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में, तब कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा।
तो कह रहा रिलेटिव मोशन चाहिए यार, ऐसे नहीं, मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन। फिर उसने इसको पक्का करने के लिए दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, मैग्नेट को इधर, कॉइल को इधर, तो देखता है और ज्यादा करंट इंड्यूस हो रहा है। तो उसकी बात पक्की हो जाती है कि यार अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो, क्योंकि देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड आएगी कुछ ना कुछ, बल्कि डबल हो जाएगी। अगर दोनों को इकट्ठे मूव करोगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर एक को मूव करोगे दूसरे को स्टेशनरी, तो रिलेटिव स्पीड कुछ ना कुछ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आएगी। तो करते कराते वो किस कंक्लूजन पे पहुंच रहा है कि वेन एवर देयर इज relative motion, whenever there is relative motion, between magnet and coil, some current is induced in the coil. ओके, अब बात तो बन चुकी है कि अगर करंट और मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाए तो रिलेटिव मोशन होने से कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब उसने और आगे के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने सोचा यार मैग्नेट जो होता है, सिर्फ बार मैग्नेट ही नहीं, कोई करंट कैरिंग कॉइल भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होता है। फिर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट पे कर दिए। वो क्या करता है कि एक सोलोनॉइड टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लेता है, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया जिसमें से करंट पास कर रहा है, और ये एक दूसरी कॉइल ले लेता है। अब मैंने कॉइल यहां पे दूसरे टाइप की बना दी, यहां पे इस टाइप की बना दी, सिंपल वाली। ओके, अब यहां पे उसने फिर से क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी। ये फिर क्या बन गया, गैल्वेनोमीटर। अब ये एक ही बात है बेटा, यहां पे ये कॉइल है, ये भी क्या है, कॉइल है। ये कॉइल का काम कर रही है, ये भी कॉइल का काम कर रही है। इसमें करंट इंड्यूस कराना चाहते हैं, इसमें भी करंट इंड्यूस कराना चाहते हैं। ये मैग्नेट है, ये भी यार मैग्नेट है, बस ये नेचुरल बार मैग्नेट है, नेचुरल तो नहीं है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होता है बार मैग्नेट। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो बात वही है, बात वही है, मैग्नेट और कॉइल। अब इसमें थोड़ा सा ये हो जाएगा कि फिर वही यार इन दोनों को स्टेशनरी रखे रहो तो कोई करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा, अगर इसको पास लेकर आओ तो हो रहा है, इसको पास या दूर लेके जाओ तो भी हो रहा है, दोनों को इकट्ठे एक ही डायरेक्शन में मूव करो नहीं हो रहा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करो हो रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि यार किसी भी मैग्नेट और कॉइल के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो जाए तो कुछ करंट इंड्यूस होता है। इस कंसेप्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन वर्ड इसलिए क्योंकि करंट इंड्यूस हुआ, इलेक्ट्रो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हुई, मैग्नेटिक इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण हुई। तो अल्टीमेटली बात यहां तक निकली, ठीक है। कह रहा है मैग्नेट जैसा मर्जी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या सिंपल मैग्नेट हो, करंट इंड्यूस होगा। कब? जब रिलेटिव मोशन होगा। फिर यार रिलेटिव मोशन वाली बात उसको खटकती रही, पूरी जच नहीं रही थी। वो कह रहा है कुछ रह रहा है। इसी बीच उसने एक एक्सपेरिमेंट और कर दिया। उसने क्या किया, वो क्या देखता है कि जब इसमें से करंट पास हो रहा है, इसको स्टेशनरी रख रखा है तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। अब इसमें उसने एक एक्सपेरिमेंट और कर दिया। वो कहता है कि जब इसका स्विच ऑन से ऑफ कर देता हूं ना, स्विच ऑन से क्या कर दिया उसने, ऑफ कर दिया, तो जैसे ही इसे स्विच ऑन से ऑफ किया
गैल्वेनोमीटर की नीडल एकदम फिर से डिफ्लेक्शन देगी। बात को समझना, इसको मूव करने से तो हो ही रही थी, इसको मूव करने से भी हो रही थी, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट क्लियर था। लेकिन यहां पर हुआ क्या, एक एक्सपेरिमेंट इसने और कर दिया जिसमें मोशन नहीं करवाया, ना इसका ना इसका, ना रिलेटिव ना वेलेटिव। उसने इसका स्विच ऑफ कर दिया। पहले स्विच ऑन था, इसका करंट आ रहा था अच्छा खासा। वो जैसे स्विच ऑफ करता है, स्विच ऑफ करती क्या हुआ, इसने निडल में डिफ्लेक्शन दे दी, करंट इंड्यूस हुआ। उसने कहा यार ये क्या हो गया, मोशन तो करवाया नहीं था। और फिर उसने जैसे स्विच ऑन किया, फिर से नीडल में डिफ्लेक्शन आई और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई। कहता भाई अब ये क्या हो गया, मैं तो रिलेटिव मोशन पे अटका था, यहां तो कोई मोशन हुआ ही नहीं है। स्विच ऑन कर रहा हूं तब भी डिफ्लेक्शन हो रही है, इसका स्विच ऑफ कर रहा हूं तब भी उसमें डिफ्लेक्शन हो रही है, अब ये क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं यार करंट तो इंड्यूस हो रहा है, कोई शक नहीं, लेकिन ये जो रिलेटिव मोशन वाली बात थी ना, कि रिलेटिव मोशन के कारण आता है, ये बात सही नहीं है। करंट इंड्यूस होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका कारण जो हमने रिलेटिव मोशन दे दिया दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है यार, कुछ और कारण है। क्योंकि इस केस में जो लास्ट एक्सपेरिमेंट जिसको हम बात कर रहे हैं, उसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। तो सोचते सोचते फिर वो आगे बढ़ता है और कंसेप्ट किसका लेकर आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, जो हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। अब वो कहता है कि यार करंट तो इंड्यूस हुआ, लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं, कारण कुछ और है। वो कारण ढूंढते ढूंढते कहां पे अटकता है, जाकर मैग्नेटिक फ्लक्स पे अटकता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि आपने सुना क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। तो क्या है ये, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। अब वो कहते हैं यार चक्कर जो है ना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स से जुड़ा हुआ है। कहता है इस एक्सपेरिमेंट में जो पहले वाला था अपना, अगर मैं नॉर्थ और साउथ को, इस नॉर्थ पोल को, इस कॉइल को यहां पे रखूं, तो इसकी कुछ फील्ड लाइंस इस कॉइल के थ्रू पास हो रही होंगी। ठीक है जी, यानी इस कॉइल के थ्रू कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स आएगी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स होती है। अब ऐसे ही ये जो बार मैग्नेट, ये तो बार मैग्नेट था, ये जो सोलेनॉइड है यार, इसका भी इसके आसपास, सोलेनॉइड में करंट पास करो तो जिस तरफ नेगेटिव लगा होता है वो एन बन जाता है। इतना तो पढ़ लिया होगा आपने कि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लगभग क्या होता है, सेम ही होता है। जिस तरफ नेगेटिव लगा होता है उसको नॉर्थ बना देते होते हैं, दूसरे वाले को साउथ बना देते होते हैं। तो इसका भी ये नॉर्थ और साउथ है, और इसकी भी ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो अगर हम यही एक साइड का पोर्शन ही बनाएं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे करके घूम कर आएंगी, और इसके कारण भी इस कॉइल में से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स आ रही होगी। अब वो कहता है यार मूव करने से हो क्या रहा था, इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा था, चेंज। इसको दूर लेके जाऊंगा, इसको अगर मैं दूर लेके जाऊंगा तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है डिक्रीज होगी। अगर इसको पास लेके जाऊंगा तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगी, क्योंकि यार पास लेके जाओगे, दूर लेके जाओगे तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में तो चेंज आएगा ही आएगा। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम या ज्यादा होंगी।
तो कह रहे हैं यार जब इस मैग्नेट को पास लेकर आ रहे थे तो इसके थ्रू फ्लक्स इंक्रीज कर रही थी, इसको दूर लेके जा रहे थे तो फ्लक्स क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। मोशन के कारण एक्चुअली हो क्या रहा था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा था, जिसके कारण करंट इंड्यूस हो रहा था। फिर वो सारे एक्सपेरिमेंट याद कराता है, कहता है यार इसको पास लेके जाओगे तो भी फ्लक्स में चेंज आ रहा है, दूर लेके जाओगे तो भी फ्लक्स में चेंज आ रहा है, पास लेके आ रहे हो इंक्रीज हो रही है, दूर लेके जा रही है फ्लक्स डिक्रीज हो रही है। इसको पास लेके जाओगे तो भी फ्लक्स में चेंज आ रहा है पास या दूर ले जाने से। यार कहते हैं दोनों को इकट्ठे ले जाओगे फिर थोड़ी फ्लक्स चेंज होगी, फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस उतना ही है, दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाओगे तो फ्लक्स चेंज होगी। तभी दोनों को जब इकट्ठे लेके गए थे कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ था। हम उसको मोशन कह रहे थे, वो कहता है मोशन नहीं यार, मोशन के कारण फ्लक्स में चेंज हो रहा है, क्योंकि इस केस में जब आप इस पर्टिकुलर पोजीशन में स्विच ऑन है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे में से पास कर रही हैं। अब कहता है मोशन नहीं कर रहे, मोशन करने से तो होगा ही होगा, कह रहा है मोशन, इसको पास ले जाओगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा, दूर ले जाओगे तो भी फ्लक्स में चेंज आएगा। अब वो कहता है कि अगर इसका स्विच ऑफ कर दिया जाए तो स्विच ऑफ करते ही करंट चले जाएगा, करंट चले जाने से मैग्नेटिक फील्ड चले जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चले जाने से मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल भी चली जाएगी। यानी कुछ देर पहले इसमें से अच्छी खासी 1 2 3 4 5 फील्ड लाइन पास कर रही थी, मोशन वोशन नहीं करवाया भैया, स्विच ऑफ करा दिया तो एकदम फ्लक्स गायब हो गई, यानी फ्लक्स चेंज हो गई, फ्लक्स चेंज हो गई तो करंट इंड्यूस हुआ। तभी स्विच ऑफ करने से भी करंट इंड्यूस हो गया था। स्विच ऑन किया फिर से फ्लक्स में चेंज आया, स्विच ऑफ करोगे तो फ्लक्स डिक्रीज हो गई, स्विच ऑन करोगे तो फ्लक्स इस कॉइल के थ्रू फिर से इंक्रीज हो गई, इसलिए करंट इंड्यूस हुआ। उसने ऐसे और एक्सपेरिमेंट किए और अल्टीमेटली बात को पक्का किया कि यार करंट तो इंड्यूस होगा। रिलेटिव मोशन वाली बात सही नहीं है, उसको रिफाइन करके पूरी बात क्या है कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। क्या बोला उसने, जब जब किसी भी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तब तब उस कॉइल में कुछ करंट इंड्यूस हो जाता है। अब इस कंसेप्ट को ही उसने बोला इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक इफेक्ट से, इंडक्शन यानी इंड्यूस होना, और इस कंसेप्ट को इसने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल दिया। तो भाई ये जो हमने आपको सुनाई ये कहानी नहीं है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है हम लोगों को, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, इसमें से क्वेश्चन भी हमें आ सकता है। तो बेटा इसको स्टोरी के रूप में सुनाया, लेकिन बहुत जरूरी है। अब इसमें हम अपना कंक्लूजन दे देते हैं। कंक्लूजन ये कि पहले तो इस डेफिनेशन को क्या कर दिया हमने, रिफाइन कर दिया। अब डेफिनेशन की रिफाइनमेंट के बाद कंसेप्ट ये बनता है कि जी वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स through a coil, some EMF is induced in the coil। जहां पे मैंने लिखा some EMF is induced, वहां पे आप some current is induced in the coil भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो मैंने जानबूझ के करंट की बजाय
वर्ड अब ईएमएफ यूज कर दिया, क्योंकि करंट ईएमएफ इकट्ठे चलेंगे भैया। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे सेल की अपनी क्या होती है, एक ईएमएफ होती है ना। तो अगर करंट आ रहा है तो वोल्टेज तो प्रोड्यूस हो ही रही है, ईएमएफ वोल्टेज है बेटा यहां पर। तो अगर बेटा करंट इंड्यूस हुआ तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग वोल्टेज तो इंड्यूस होगी। तो चाहे आप ईएमएफ के टर्म्स में बोलो, चाहे करंट के टर्म्स में बोलो, तो एक ही बात है। तो पहले मैं करंट वर्ड यूज कर रहा था, जानबूझ के ईएमएफ वर्ड यूज कर दिया। तो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, सम ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, या क्या लिख सकते हो, सम करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, सम ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, या फिर हम कह सकते हैं सम करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है जी। अब सारी चीजों को फिर से रिफाइनमेंट में लेकर आते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपको बेटा फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैंने बोला इनमें से बेस्ट। अब हम लोग ऐसे थोड़ी टाइम खराब कर रहे हैं, ऑयस्टेड से रिलेटेड भी आपकी किताबों में एक्सपेरिमेंट दे रखा था। अब आप अपनी बुक खोलोगे तो जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट होता है बेटा, वहां पे ऑयस्टेड से रिलेटेड भी, ऑयस्टेड की जो खोज हुई थी उससे रिलेटेड भी एक दो एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं बुक्स में। अब वो मैंने नहीं कराए, छुआ तक नहीं इसको, क्योंकि मुझे पता है उसमें से क्वेश्चन नहीं डालते भाई। लेकिन फैराडे एक्सपेरिमेंट है, वो 20-25 मिनट लगा के करवा दिए, क्योंकि यार फैराडे एक्सपेरिमेंट क्लियर होने चाहिए, उसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकल कर आता है। तो फैराडे ने कई एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें से मान लो एक ये वाला क्लियर होना चाहिए कि मैग्नेट को किसी कॉइल के नजदीक उसने मूव कराया, पास लेके गया या दूर लेके गया। ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये आपका एक्सपेरिमेंट 1 था, मैग्नेट को पास या दूर लेके गए। उसके बाद अगर बेटा कॉइल को दूर या पास लेके गए, ये हो गया एक्सपेरिमेंट 2 हो गया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक करंट कैरिंग कॉइल है और दूसरी उसके पास एक वैसी सिंपल कॉइल रख रखी है जिस पे गैलोमीटर लगा हुआ था, चेक करने के लिए कि करंट इंड्यूस होता है कि नहीं। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हो गया। तो आपको एक्सपेरिमेंट क्लियर होने चाहिए कहां क्या हुआ। अल्टीमेटली सबने क्या रिजल्ट निकाला कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, सम करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, या सम ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैग्नेटिक फ्लक्स की बात है। मैग्नेटिक फ्लक्स फिर हमने पढ़ लिया हुआ है कि किसी भी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला आता है BA cos ऑफ थीटा। तभी बेटा यहां पे वर्ड ना कॉइल आ रहा है, कॉइल। जब वर्ड आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फ्लक्स होती है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। अब भैया एरिया होना चाहिए ना, तभी कॉइल की शेप है ना। तो सिंपल वायर जिसका कुछ एरिया नहीं बन रहा, उसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होना, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं आएगी। जब तक एरिया नहीं आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आएगी। तो बेटा वायर किस शेप में होनी चाहिए, कॉइल की शेप में होनी चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट किसका आया है, मैग्नेटिक फ्लक्स का आया है। मैग्नेटिक फ्लक्स में एरिया का कंसेप्ट है। एरिया मतलब कॉइल के शेप में होनी चाहिए वायर, ठीक है, चाहे सिंगल टर्न हो एन टर्न हो, कॉइल के शेप में होनी चाहिए। ठीक है, करंट या ईएमएफ दोनों के टर्म्स में बात आप कर सकते हो। ये फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स हो गए। ठीक है जी। अब फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स में उसने एक्सपेरिमेंट में यह भी चेक किया था
कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण होता है। अब उसने ये भी चेक किया था कि भैया अगर मैग्नेट को धीरे धीरे पास लेके आते हो तो डिफ्लेक्शन कम हो रही है, तेजी से पास लेके आते हो तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। तो धीरे धीरे पास लेके आए डिफ्लेक्शन कम, तेजी से पास लेके आए ज्यादा। यानी अगर बहुत तेज मूवमेंट करवा रहे हो तो ईएमएफ इंड्यूस या करंट इंड्यूस काफी ज्यादा हो रहा है। तो उसमें उसने कंक्लूजन निकाला था कि whenever there is change in magnetic flux through a coil, some EMF is induced in the coil। और उसमें उसने ये भी बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखो जितनी ज्यादा नीडल दूर जाएगी उतना ही मतलब करंट का यहां जो वोल्टेज डेवलप हो रही है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो उसके कंक्लूजन में एक और बात थी, वो ये एक्सपेरिमेंट्स के दम पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ भी कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कर कराकर वो बात क्या कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट से फैराडे के एक्सपेरिमेंट के दम पे क्या निकली बात कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा उसमें करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगी। और वो जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका जो मैग्नीट्यूड है मतलब कम होगी या ज्यादा होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फ्लक्स कितनी तेजी से चेंज हो रही है उस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कितना करंट प्रोड्यूस होगा। अगर फ्लक्स धीरे धीरे चेंज हो रही है तो प्रोड्यूस जो करंट होगा या इंड्यूस करंट जो होगा वो कम होगा, या जो इंड्यूस ईएमएफ होगी कम होगी। और अगर फ्लक्स बहुत तेजी से चेंज होती है तो जो इंड्यूस ईएमएफ या करंट है उसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। अब इस पूरी की पूरी कहानी के आधार पर हमारा जो अपना कंक्लूजन है अब ये आ रहा है कि अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन देंगे। अब देंगे भाई, मुझे लग रहा है कि 40-45 मिनट का लेक्चर तो हो गया होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्या आ रही है, डेफिनेशन आ रही है। पर क्या करें, पहले बेस बनाएंगे तभी समझाएंगे। तो अब आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन। और इस पूरी एक्सपेरिमेंटेशन के दम पर फैराडे ने बेटा लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दे दिए। और फिर अब लेकर आएंगे हम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब आ रहे हैं मेन बात पर। सब हो गया, ठीक है, फैराडे एक्सपेरिमेंट हो गए, फैराडे एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन भी आ गया। अब डेफिनेशन किसकी आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन अब है। रिपीटेड ही रहेगा बेटा, पढ़ लिया, लेकिन एक सीक्वेंस मेंटेन करना होता है। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई की डेफिनेशन दे रहा हूं, लिख दूंगा एक बार। उसके बाद फिर हम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जा रहे हैं, उनको लिख देते हैं। और कुछ फिर मैथमेटिकल बातें भी आनी शुरू हो जाएंगी, वो भी हम देख लेते हैं बेटा। तो लिख लो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन ही लिख लो बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ, इट इज द फिनोमिना ऑफ। तो किसकी डेफिनेशन लिखी, सबसे पहले हमने EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द
phenomena of production of induced current in a coil whenever the change in magnetic flux takes through the coil. Whenever the change in magnetic flux takes place through the coil. अब इसमें कोई नई बात तो बताई नहीं, लेकिन अब आगे ना सिस्टमैटिक कि सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हो तो उसकी डेफिनेशन तो आएगी पहले। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल। क्या चाहिए भैया? कॉइल। व्हेनेवर द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस थ्रू द कॉइल। जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जैसे मर्जी करवा दो, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, जैसे मर्जी करवा दो भैया, मैग्नेट को मूव करके करवा दो, कॉइल को मूव करके करवा दो, घुमा के करा दो। अब उन एक्सपेरिमेंट्स में एक एक्सपेरिमेंट ये भी था कि एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, एक कॉइल पड़ी हुई है, कॉइल को रोटेट कर दो। अब कॉइल को जब आप रोटेट करोगे अपने एक्सिस पे, तो भी तो कुछ ना कुछ फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट तो कई थे यार, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहां पे एक कॉइल रखी हुई थी हमने। अब इसको मूव करने की बजाय अगर मैं इसको इसके अपने एक्सिस पर रोटेट करवा दूं, तो भाई रोटेट करने से भी इसके थ्रू जितनी फील्ड लाइन पास हो रही है ना, यानी इसके थ्रू जितनी फ्लक्स है उसमें चेंज आना शुरू होएगा। तो व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, उसमें करंट इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज भाई जैसे मर्जी करवा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ गया तो करंट इंड्यूस होगा ही होगा। अब इसके आधार पर अगली बात जो आ रही है, दैट इज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बातों बातों में मैथमेटिकल पर भी आ गए हम। तो अगली बात है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फैराडे ने जो बोला भाई वही लॉ बन गया। जो इतनी कहानी इसने सुनाई वही फैराडे के क्या बन गए? लॉ बन गए। तो उसी कहानी को लॉज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फैराडे ने जो लॉ दिए ना बेटा, उसको दो पार्ट में बोलो हमेशा। अगर एक लाइन में बोलोगे लंबी स्टेटमेंट हो जाती है, दो पार्ट में बोल दो। जैसे मैंने इसके दो पार्ट बनाए, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। भैया वेरी इंपॉर्टेंट, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि व्हेन एवर मतलब जब भी, व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स through a coil, some EMF is induced in the coil, which lasts as long as the change in flux continues। अब भैया लास्ट वाली लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है कि जब भी किसी फ्लक्स में, सॉरी कॉइल में, जब भी किसी
कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, उसके थ्रू कुछ करंट इंड्यूस होगा या उसके थ्रू कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, जो कि तब तक ही रहेगी जब तक कि फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। फ्लक्स में चेंज होना बंद हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस भी खत्म हो जाएगी। जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिखी है ना, तो उसमें भी ये लिखोगे कि फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, और साथ में ये भी लिख दो कि दिस इंड्यूस्ड करंट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द फ्लक्स चेंज कंटिन्यूज। तो फैराडे लॉ का फर्स्ट पार्ट हो गया, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल सम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हिच लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूज। और अगले पार्ट में ये लिखता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. The magnitude of the induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. कि फर्स्ट पार्ट में तो कह देता है कि जो EMF इंड्यूस हुई है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण हुई है, और अगले पार्ट में इसने क्या कंक्लूड कर दिया कि जो भी EMF इंड्यूस हुई है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब भाई जो भी ईएमएफ इंड्यूस हुई है उसको ई से डिनोट करना चाहिए, लेकिन आमतौर पे इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। बेटा बड़ी छोटी सी ईएमएफ इंड्यूस होती है, इसकी वैल्यू बड़ी कम आई थी जब शुरू में इसने फाइंड की ना, तो इसकी वैल्यू बड़ी कम है यार, माइक्रो वोल्ट मिली वोल्ट में आई। अच्छा, फैराडे ने इतने एक्सपेरिमेंट किए बहुत बढ़िया तरीके से, तो एक्सपेरिमेंट कर बड़ा खुश हुआ। अच्छा, यंग साइंटिस्ट मैंने बोला वो था ही उस वक्त, तो बड़ा खुश हुआ, अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह कर उसको इतनी खुशी हुई, कंक्लूजन हुआ, कहता है कि हाँ यार बहुत ज़बरदस्त खोज कर दी मैं तो छोटी उम्र में बहुत बड़ा नाम हो जाएगा मेरा। तो अपने पूरे एक्सपेरिमेंट का पूरा रिसर्च वगैरह कर पूरा पक्का काम कर वो लोगों के पास गया। लोगों के मतलब कि दूसरी साइंटिस्ट कम्युनिटी, बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये तो बेचारा बच्चा था, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को जब उसने दिखाया ना, तो सबने शुरू में देख तो लिया उन्होंने, अब देख के उनको लगा भी यार खोज तो खैर बंदे लड़के ने कर दी है, लेकिन वही है ना कि कोई नया बंदा कुछ करेगा तो बाकी जो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं फिर वो नाक मुंह बनाते ना, तो लोगों ने भी देख के इसको कहा कि यार फैराडे भैया कर तो दी तूने, लेकिन अब ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है कितनी का है, तो कहता है कि काफ़ी कम हो रही है, मिली वोल्ट माइक्रो वोल्ट में आ रही है। तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि यार तू इस छोटी सी वोल्टेज का तू करेगा क्या, इसका कोई फायदा नहीं है। व्हाट यू विल डू ऑफ दिस स्मॉल वोल्टेजेस, ये जो तूने एक्सपेरिमेंट किया है कर तो लिया, लेकिन इसका कोई फायदा हमें कोई रियल लाइफ में नजर आने ना। व्हाट विल यू डू ऑफ इट, व्हाट इज इट्स यूज। उन्होंने क्या बोला कि जो तूने कर लिया व्हाट इज इट्स यूज। तो फैराडे जवाब देता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, कि भाई जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा हो गया, उस बेचारे बच्चे का यूज क्या है, तंगी करना है उसने। तो कहने का उसका मतलब था कि ये जो अभी मैंने एक्सपेरिमेंट किया है ये इनिशियल स्टेजेस पे है, बच्चा है मेरा ये, अब इस पे और वर्कआउट करेंगे तो शायद इसका यूज भी हो। अब बच्चा पैदा होता है उसका उस वक्त थोड़ी पता होता है क्या यूज होगा, कि ये नाम रोशन करेगा कि नाम डुबाएगा परिवार का। तो उसने बोला कि यार अभी खोज हुई है, कुछ ना कुछ तो इसका करेंगे। और अल्टीमेटली बेटा आज की डेट में जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दम पे चल रही है। उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी चल रही थी, लेकिन वो कौन सी वाली थी, वो सेल से थी।
जो सेल बैटरी वाली डीसी है ना यार, जो एसी करंट जो हमारे घरों में हर जगह पे कौन सा करंट यूज हो रहा है, एसी ही यूज हो रहा है। अब एसी जो यूज हो रहा है ना, या एसी जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दम पे ही हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज ना करवाता फैराडे तो इस लेवल पर जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है शायद कभी ना हो पाता, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट या जो एसी है वो कमर्शियल स्केल पर इस हिसाब से प्रोड्यूस किया जा सकता है या हो रहा है कि जिससे वो काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है। बैटरीज और सेल के दम पर अगर दुनिया चलानी होती तो शायद इस तरीके से ना चल पाती। तो उसकी बात बिल्कुल सही थी कि अभी तो ये बच्चा है, लेकिन अगर इस पर वर्कआउट करेंगे तो ये काम आएगा, और वाकई बहुत काम आ रहा है। तो कहाँ फिर से हम भावनाओं में बह जाते हैं, कहानियों में लगा लेते हैं आपको। तो बात थी फर्स्ट पार्ट में कि ईएमएफ इंड्यूस होती है, सेकंड पार्ट में द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं बोल रहा था कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होती है वो काफी कम लेवल की होती है, इसलिए उसको छोटे ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये वैसे छोटा ई नहीं, ये स्पेशल वाला ई है, किताबों में यही यूज होता है, मैंने भी यही यूज कर दिया। इसको करली ई कहते हैं। करली, भैया क्या करली वो तुम सोचो, लेकिन इसको क्या करली ई। ठीक है, वैसे तुम स्मॉल ई से भी डिनोट कर सकते हो। तो जो इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ उसका जो मैग्नीट्यूड है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब तुम्हें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब d∅/dt ही लिखोगे, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। तो ईएमएफ इंड्यूस होगी और मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मेरे भाई अब यहां से E प्रोपोर्शनल टू d∅/dt आ गया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं, यहां पे 1 ही रहता है। तो E इक्वल टू d∅/dt, ये अपना रिजल्ट आ गया मेरे भाई। E इज इक्वल टू d∅/dt। अगर जो कॉइल है उसमें n टर्न्स होती, ठीक है, अगर कॉइल में कितनी टर्न्स होती, n टर्न्स होती, तो E इक्वल टू क्या आ जाता, n इंटू d∅/dt। सो फार्मूला चलेगा E इज इक्वल टू n इंटू d∅/dt। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ये किताबों में देखोगे तो इस फार्मूले में यहां पर माइनस साइन पक्का लगा होगा। अब माइनस साइन फैराडे ने नहीं बताया, ये एक दूसरा साइंटिस्ट था, वो कहते ना भैया ये रह गया, इसमें ये कमी रह गई, ये भी सही कर लें, तो दूसरे वाले भी आ जाते हैं। तो इसने सब कुछ सही बताया है, सब कुछ ओके है। एक दूसरा साइंटिस्ट आ गया, लेंज। कौन भाई? लेंज। अब लेंज लॉ थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन लेंज ने कहा कि भाई ठीक है भाई, फैराडे 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 रुक भाई, सब कुछ सही है, E इक्वल टू d∅/dt है, सब कुछ तेरी बात सही चल रही है, लेकिन इसमें एक पॉइंट और जोड़ ले कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो चेंज इन फ्लक्स को हमेशा अपोज करती है। लेंज ने क्या कह दिया कि फैराडे भाई एक बात और जोड़ इसमें, कि जो ईएमएफ इंड्यूस है, ईएमएफ जो इंड्यूस है, इट ऑलवेज अपोजेस, उसका नेचर कुछ ऐसा होगा कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हमेशा अपोज करेगी। अगर फ्लक्स बढ़ रही है तो इंड्यूस ईएमएफ ऐसी होगी उसको बढ़ने से रोकेगी, अगर फ्लक्स घट रही है तो इंड्यूस ईएमएफ कुछ ऐसी होगी कि वो उस फ्लक्स को घटने से रोकेगी। इसलिए कहता है यहां पे नेगेटिव लगा दे, फैराडे भी मान गया, कहता लगा देते, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, तो रिजल्ट में हमेशा यहां पर माइनस लगेगा। बाकी लेंज लॉ डिटेल में आगे फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये माइनस बेटा लेंज लॉ से आया है। अल्टीमेटली हमारे पास E इक्वल टू d∅/dt, E इक्वल टू माइनस n d∅/dt, ये फार्मूला आ चुका है। इस पे बेस कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे, आते रहेंगे। आज के लेक्चर का कंक्लूजन दे, कम से कम इससे रिलेटेड जो बातें हैं पूरी उसको तो कवरअप करवा ही दे। 5-10 मिनट और लगेंगे, अब लगाते हैं। E इज इक्वल टू माइनस n d∅/dt, ये रिजल्ट है भाई। कभी कभी इसको E इज इक्वल टू लेंज को भी मिटा दो, ऐसे भी लिखा जाता है माइनस n बेटा φ2 माइनस φ1/t, ऐसे भी लिख देते हैं। अब कई बार तो
इस फॉर्म में फ्लक्स चेंज फाइंड करना होता है, कई बार ऐसे दे देते हैं, ये भी चलेगा। ओके, अब ये होगी बेटा इंड्यूस ईएमएफ। अब यहां पर अगर मुझे क्या फाइंड करना हो, इंड्यूस करंट, अगर हमें इंड्यूस करंट फाइंड करना हो बेटा, तो इंड्यूस करंट फाइंड करने के लिए अब I इक्वल टू क्या होता है, E/R होता है, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब भैया कॉइल है, कॉइल में से करंट पास हो रहा है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगा कि नहीं होगा। अब कॉइल का जो भी रेजिस्टेंस है वो लगा लो यहां पर। यहां से I इज इक्वल टू क्या आ गया, E हमने निकाले लिया था -N d∅dt, साथ में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू -N/R इंटू d∅dt। बेटा N तो फिर नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आ गया ना, अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो सिंपली 1/R d∅dt आएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी हैं तो ये कितना आ जाएगा, N इंटू d∅dt डिवाइडेड बाय R। ये इंड्यूस्ड करंट है जी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ थी और ये वाला क्या हो गया आपका, इंड्यूस्ड करंट आ गया। अब यहीं पर आगे अगर बात को बढ़ाते हैं तो I को मैं क्या लिख सकता हूं, dq/dt। याद करो I को बेटा क्या लिखा जा सकता है, dq/dt। अब dq/dt किसके इक्वल आ गया, -N/R इंटू d∅dt। ठीक है जी। अब यहां से dt कट गया, अब कट गया तो कट गया, क्या आ गया, dq इज इक्वल टू -N/R इंटू d∅। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड, तो यहां से एक गिवन बेटा टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा वो निकल जाएगा। ये फाई है मेरे भाई, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको इंटीग्रेट कर दो तो Q आ जाएगा, ये -N/R आ गया। ये क्या हो गया आपका, d∅ की इंटीग्रेशन फाई हो गई, φ1 से लेके φ2 तक, ये आ गया φ2 -φ1, और यहां से Q आ गया N/R। अगर मैं माइनस साइन इग्नोर कर दूं, चेंज इन फ्लक्स। अब देखो तीन फार्मूले तुम्हारी आंखों के सामने है, ईएमएफ इंड्यूस होगी तो एक है इंड्यूस ईएमएफ का, एक है इंड्यूस करंट का, और एक है इंड्यूस चार्ज का। मतलब कितना चार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो हो गया। भैया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा रहे हो आप, मैग्नेट को मूव कर तो करंट चल रहा है। करंट चलने का मतलब क्या होता है, चार्ज ही तो पास हो रहा है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। तो ये यार इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला हो गया, ये इंड्यूस करंट का फार्मूला हो गया, ये चार्ज का फार्मूला आ गया कि कितना चार्ज फ्लो होगा। तो यार फाइनली अपने पास तीनों रिजल्ट आ गए, इंड्यूस ईएमएफ, करंट इंड्यूस और चार्ज पास थ्रू द कॉइल इन ए गिवन टाइम। अब तीनों में बेटा एक नोट करने वाली बात यह है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी कि यार जो इंड्यूस ईएमएफ है किसके प्रोपोर्शनल है, कि फ्लक्स कितनी तेजी से चेंज हुई। जो करंट है, करंट इंड्यूस करंट, इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये भी इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि फ्लक्स कितनी तेजी से चेंज हुई। लेकिन यार जो चार्ज पास हुआ है ये रेट पे नहीं, सिर्फ चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर चार्ज चेक करना है तो इस बात की कोई टेंशन नहीं है कि फ्लक्स कितनी तेजी से चेंज हुई, कितनी चेंज हुई है बस उसी से मतलब है। तो मैथमेटिकली बेटा छोटी सी बात ही आई है, लेकिन ये छोटी सी बात ही न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो फर्स्ट डीपीपी होगी वो इन्हीं पे बेस्ड होगी, तो इनके न्यूमेरिकल्स कर लो। लाइव क्लास में हम इनके क्या लेते हैं, आपके डाउट्स लेते हैं, थोड़ा सा टॉपिक्स को स्लो रख देंगे,
न्यूमेरिकल्स को तेज कर देंगे, न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है तो डीपीपी 1 अपनी कंप्लीट करो, असाइनमेंट कंप्लीट करो और लाइव क्लास में मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ।